अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की कंप्लीट प्रिपरेटरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने क्लास 11th बायोलॉजी प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया था और उस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए प्रिपरेटरी वीडियो भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के टोटल 21 प्रैक्टिकल्स हैं। सो इन 21 प्रैक्टिकल्स को हम लोग 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में ये जो आप लोग अभी वॉच कर रहे हैं, इसमें पहले 11 प्रैक्टिकल्स को कवर किया जाएगा एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट 10 प्रैक्टिकल्स। सो इस तरह से ये 2 वीडियोस आप लोगों की कंप्लीट और इंस्टेंट प्रिपरेशन करवा देंगी। इस वीडियो में आप लोगों को मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशन तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं। सो अगर किसी बच्चे के पास नोटबुक नहीं है और वो परचेज़ नहीं करना चाहता तो वो इजीली इस वीडियो से कंप्लीट प्रिपरेशन और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इजीली डेवलप कर सकता है। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप लोगों तक रेगुलरली पहुँचते रहें। सो बच्चों, सबसे पहला प्रैक्टिकल है आप लोगों का परफॉर्मिंग बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स एंड कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च थ्रू आयोडीन टेस्ट। बाय द वे, आप लोगों का सबसे पहला प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस को चेंज किया है किसी मसलहत की बिना पे, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं। आप लोगों के पूरे 11 प्रैक्टिकल्स जो पहले पोर्शन में है वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, ठीक है। सो ये आप लोगों का वो प्रैक्टिकल है जो कि हम लोग सबसे फर्स्ट पे प्रिपेयर करेंगे। सो बच्चों, इस प्रैक्टिकल्स में से आपके क्वेश्चंस कौन से आते हैं? सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि बेनेडिक्ट टेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, बेनेडिक्ट टेस्ट हमेशा रिड्यूसिंग शुगर्स के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आयोडीन टेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आयोडीन टेस्ट हमेशा स्टार्चेस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए आपके 2 मेन क्वेश्चंस। देन आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सो बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज शुगर्स विच हैव एबिलिटी टू रिड्यूस अदर्स, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरह से रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती हैं विच हैव एबिलिटी टू रिड्यूस अदर्स एंड दे हैव फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या आपकी मोस्ट फेमिलियर रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। सो अब बच्चों, यहाँ पे इसका प्रोसीजर और मटेरियल रिक्वायर्ड वाला डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लेंथी होता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर्स रेडी की गई हैं जो कि आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट देंगी अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। सो आपका रिजल्ट, आपकी कंक्लूजन, आपका प्रोसीजर, आपका मटेरियल रिक्वायर्ड तमाम चीज़ें इस पिक्चर से, इस डायग्राम से कवर हो जाएगा। सो बच्चों, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं साथ साथ तो काइंडली नोट ना कीजिए। पहले आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को बेशक देखते रहिएगा और नोट करना चाहें तो नोट करते रहिएगा। सो अभी आप लोग पूरी अटेंशन इस डायग्राम पे पे करें। सो बच्चों, सबसे पहले आपके पास क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स। अब इसमें आपने करना क्या है, ठीक है। आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली। एक टेस्ट ट्यूब का नाम है टेस्ट ट्यूब ए, दूसरी टेस्ट ट्यूब को आपने नाम दे दिया टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल दिया। अब आपके माइंड में मे भी क्वेश्चन आए कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन कहाँ से मिला। तो बच्चों, बेनेडिक्ट सोल्यूशन आप लोग केमिस्ट्री लैब्स में जाएँ, आप लोग बायोलॉजी लैब्स में जाएँ, आपको ऊपर शेल्फ्स में बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से आपका कोई भी टिन होता है तो उसके बाहर लिखा होता है ये 7 अप है, ये पेप्सी है, ये कोका कोला है। बिल्कुल उसी तरह से आपके जार्स के बाहर लिखा होगा कि ये बेनेडिक्ट है, ये बायोयूरेट है, ये आयोडीन है, तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है। सो आपने क्या किया? 2 टेस्ट ट्यूब्स ली। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी आप लोगों ने बेनेडिक्ट सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। पहले टेस्ट ट्यूब में, जिसको हमने टेस्ट ट्यूब ए कहा, उसमें आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालने के बाद थोड़ी सी अमाउंट में वाटर डाल दिया और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ ग्लूकोज सोल्यूशन डाल दिया। फ़र्क समझ रहे हैं बच्चों? टेस्ट ट्यूब ए में आपने वाटर डाल दिया, टेस्ट ट्यूब बी में आपने ग्लूकोज सोल्यूशन डाल दिया। अब हुआ क्या? टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी दोनों को आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया या ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी आई कि टेस्ट ट्यूब ए में कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में आपका कलर चेंज होता होता ऑलमोस्ट रेड हो गया, ठीक है। सो इससे आपने कंफर्म क्या किया कि आपके जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें कोई रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें रिड्यूसिंग शुगर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया। सो कलर चेंज होगा, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड। इस तरह से आपका करते करते कलर जो है वो चेंज होगा। डिपेंड करता है कि आपने रिड्यूसिंग शुगर कौन सी ऐड की है और कितनी अमाउंट में ऐड की है, ठीक है। सो उसके बेसिस पे आपके कलर्स चेंज होते रहेंगे।
सो ये है बच्चों सिंपल सा आपका बेनेडिक्ट टेस्ट। आई होप कि इसका प्रोसीजर, इसका मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से कंफर्म हो गया होगा। सिंपल सी बात यह है कि जब आपका बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है तो आप लोग कहते हैं कि हमारे सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट हैं, और जब आपका बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता तो आप लोग ये इन्फर करते हैं, ये नतीजा अखज़ करते हैं कि कोई रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड टेस्ट है आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्चेस। सो इसमें आप लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली। एक टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब सी और दूसरी टेस्ट ट्यूब का नाम है टेस्ट ट्यूब डी। टेस्ट ट्यूब सी में आप लोगों ने आयोडीन सोल्यूशन डाला और उसके साथ आप लोगों ने एज यूजुअल पानी डाल दिया। टेस्ट ट्यूब डी में आप लोगों ने आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाले और फिर साथ में आप लोगों ने स्टार्च डाल दिया। ठीक है, अब स्टार्च कैसे बनाया वो आप लोग पोटैटो के थ्रू बना सकते हैं, वो आप लोग राइस के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, चावलों का सिंपल पानी जो है उसमें भी स्टार्चेस मौजूद होते हैं। आलू को अगर आप लोग कट करके रखें और उसमें पानी डाल दें तो वो भी आपका स्टार्च सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, सो आयोडीन सोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने स्टार्च सोल्यूशन डाला और फिर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। ऑब्जर्वेशन के बाद आप लोगों ने कलर चेंजेस देखे कि टेस्ट ट्यूब सी में कोई कलर चेंज नहीं आया एंड टेस्ट ट्यूब डी में आपका ब्लू कलर आ गया। सो इससे आपने ये नतीजा अखज़ किया कि स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। आयोडीन का एक्चुअल कलर क्या है बच्चों? आयोडीन जो है वो अगर आपने कभी देखा हो तकरीबन येलो सा उसका ब्राउनिश सा कलर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे उसका कलर चेंज होके कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो अपने पास नोट कर लीजिए, अपने माइंड में नोट कर लीजिए कि स्टार्चेस गेव ब्लू कलर विद आयोडीन। सो ये हो गया आप लोगों का पहला प्रैक्टिकल। ये आपके लिए यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर और तमाम चीज़ें लिख दी गई हैं। ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि अगर किसी बच्चे के पास नोटबुक्स अवेलेबल नहीं है सो वो यहाँ से इजीली इस वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा रीड करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। ठीक है, वरना अगर आप लोगों ने डायग्राम अच्छे से समझ ली है तो आपको ये लंबी चौड़ी चीज़ें याद करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जी, नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज़ कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स थ्रू बायोरेट टेस्ट। ठीक है बच्चों, अभी आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है जिसमें आपने प्रोटीन्स को कंफर्म करना है और किस टेस्ट के थ्रू करना है? बायोरेट टेस्ट। सो हमेशा याद रख लें, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि बायोरेट टेस्ट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बायोरेट टेस्ट हमेशा प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर आपको छोटी सी प्रोटीन्स की डेफिनेशन प्रिपेयर होनी चाहिए। व्हाट आर प्रोटीन्स? दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये आपके पास अमाइनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं। और अमाइनो एसिड्स क्या हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। वी हैव 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम क्विकली इस प्रैक्टिकल को देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या करना है। तो बच्चों, मटेरियल और तमाम प्रोसीजर इस डायग्राम से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है एज़ यूजुअल। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने 2 ml बायोरेट सोल्यूशन डाल दिया और उसके अंदर आप लोगों ने 2 ml वाटर डाल दिया। ठीक है बच्चों, 2 ml बायोरेट सोल्यूशन डाला और 2 ml ही उसमें आपने पानी डाल दिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 2 ml बायोरेट सोल्यूशन डाला और उसके अंदर आपने 2 ml प्रोटीन सैंपल डाल दिया। अब प्रोटीन सैंपल आपके पास कैसे आ सकते हैं? कोई भी फूड जिसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं उसको आप एज अ सैंपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सैंपल आपका लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपना रेफ्रिजरेटर ओपन किया, आपने अंडा निकाला, ठीक है, उसको तोड़ दिया और वहाँ से आपने उसकी सफ़ेदी निकाल ली। ठीक है, एल्ब्यूमिन, अंडे की एल्ब्यूमिन जो है, अंडे की जो सफ़ेदी है उसमें भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं और वो कौन सी प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सो आप लोग सिंपल ये खुद से आप लोग कर सकते हैं परफॉर्म कि आप एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें आप लोग 2 ml बायोरेट सोल्यूशन डालें और फिर आप उसमें एग वाइट डाल दें। ठीक है, एग वाइट का सोल्यूशन भी बना के डाल सकते हैं आप लोग, पानी में थोड़ा सा हिला के। प्योर भी डालें तो भी एज सच इतना इशू नहीं आएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग जब इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, 2 ml बायोरेट सोल्यूशन में 2 ml प्रोटीन सैंपल ऐड करेंगे तो आपके बायोरेट सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा और ब्लू से चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉयलेट और पर्पल में। ये वॉयलेट या पर्पल कलर का आना इस चीज़ को कंफर्म करेगा कि आपके सैंपल में प्रोटीन्स मौजूद हैं। बायोरेट रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के साथ पर्पल या वॉयलेट कलर देता है और किसी चीज़ के साथ वॉयलेट या पर्पल कलर नहीं देता। सो ये हो गया आप लोगों का सेकंड प्रैक्टिकल। इसका मटेरियल आप लोग देख सकते हैं, इसका प्रोसीजर, ये तमाम चीज़ें मैं बच्चों क्विकली इसलिए गुजार रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो आप लोग इजीली इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जी, थर्ड प्रैक्टिकल इज़ कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स थ्रू इमल्जन टेस्ट। बच्चों, अभी तक हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स को, स्टार्चेस को और प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर चुके हैं बाय यूजिंग डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट।
अब हम लोग लिपिड्स को डिटेक्ट करने लगे हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, हमारे फूड में यही तीनों मेन चीज़ें होती हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या प्रोटीन्स होती हैं, या फिर फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स के लिए जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो डिफरेंट तरह के टेस्ट कर सकते हैं। सूडान टेस्ट लिपिड्स के लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट है, लेकिन वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, और कोर्स में आपके इमल्शन टेस्ट दिया गया है, ठीक है। सो इमल्शन क्या होती है बच्चों, जब दो लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होते, रादर इमिसिबल फॉर्म में पाए जाते हैं, एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो जाते, तो उसे आप इमल्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पानी है, आप लोगों ने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें आपने ऑयल डाल दिया। सो ऑयल डालने के बाद अब ये क्या बन गया है, ये इमल्शन बन गया है, ठीक है। वो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, उसको आप इमल्शन कहेंगे। सो यहाँ पे इसके लिए भी हम लोग डायग्रामेटिकली इस प्रैक्टिकल को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो बच्चों, इस डायग्राम पे आप लोग गौर कीजिएगा, पूरे प्रैक्टिकल का ये क्रक्स है आप लोगों का। सो आप लोगों की एक टेस्ट ट्यूब है बच्चों, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने क्या किया, आपने इसके अंदर लिपिड सोल्यूशन डाला, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, आपने लिपिड सोल्यूशन डाला। अब लिपिड सोल्यूशन क्या है, कैसे हासिल कर सकते हैं, तो लिपिड्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि लिपिड्स आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच आर इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। और फिर उसमें आप लोगों ने बहुत से लिपिड्स पढ़े हैं, इसाइल ग्लिसरॉल्स पढ़े हैं, फॉस्फोलिपिड्स पढ़े हैं, टर्पिनॉइड्स पढ़े हैं, स्टेरॉइड्स पढ़े हैं, आपने फैट्स और ऑयल्स पढ़े हैं, ठीक है। सो लिपिड्स डिफरेंट एग्जाम के होते हैं, उनमें से जो मोस्ट फेमिलियर हैं वो आपके इसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, जिनमें आपका ऑयल्स और फैट्स आ जाते हैं, ठीक है। घरों में से आप लोग फॉर एग्जांपल अपने किचन में जाते हैं और आप लोग कोई सा भी कुकिंग ऑयल खोलते हैं और उसमें से कुछ ऑयल निकाल लेते हैं, तो ये क्या है, ये एक लिपिड है, ठीक है। ऑयल्स क्या हैं बच्चों, लिपिड्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सिंपली थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाल देना है, जिससे आप लोग कहेंगे कि वी हैव एडेड लिपिड सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का लिपिड सोल्यूशन। इसी टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ी सी अमाउंट में पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद आप लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब को कैप कर दिया, इसको कवर कर दिया, ठीक है, इसको बंद कर दिया, और फिर आपने इस टेस्ट ट्यूब को शेक किया। शेक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में जब आप इसको थोड़ा अलाउ करेंगे रेस्ट करने के लिए, तो ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर जो लिपिड्स होंगे, यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल होगा और जो पानी होगा, वो दोनों आपस में डिज़ोल्व नहीं हुए होंगे, ठीक है। रादर वो एक आपका जो है वो इमल्जन क्रिएट कर लेंगे, एक मिल्की सी सोल्यूशन, एक मिल्की क्लाउडी अपीयरेंस देना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आप लोग कहेंगे कि ये एक इमल्जन है। और इमल्जन हमेशा तभी क्रिएट होती है जब आपके पास एक चीज़ पोलर हो और दूसरी चीज़ नॉन पोलर हो, ठीक है। सो आपका ऑयल नॉन पोलर है और आपका पानी क्या है, पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर चीज़ें आपस में डिज़ोल्व नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे आप लोगों का एक इमल्शन क्रिएट हो गया है, जो कि मिल्की अपीयरेंस दे रहा है, जो कि क्लाउडी अपीयरेंस दे रहा है, और इससे आप लोग कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे सोल्यूशन में लिपिड्स प्रेजेंट हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग लिपिड्स के डिटेक्शन के लिए ज़्यादा जो रिलायबल टेस्ट हैं, ज़्यादा पूरे एतमाद टेस्ट कर सकते हैं, जिनमें सूडान टेस्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन स्टिल दिस इज़ अ गुड टेस्ट, और हम इसको लिपिड्स के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड्स लिख दिए गए हैं, सो इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये है आप लोगों का प्रोसीजर। जी, नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज परफॉर्मिंग ऑफ केमिकल टेस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सो बच्चों, इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स प्रिपेयर कर लें। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स and enzymes are biochemical catalysts and they are involved in speeding different kind of chemical reactions and enzymes are made up of amino acids, ठीक है। और बस ठीक है। सो enzymes are proteins। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, आप लोग अगर कंफर्म करना चाहें, देखिए हम लोग बचपन से ये बात कर रहे हैं कि एंजाइम्स और प्रोटीन्स, ठीक है। एक्सेप्ट अ फ्यू एंजाइम्स, राइबोजाइम्स को छोड़कर बाकी तमाम एंजाइम्स जो हैं वो क्या हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। सिर्फ राइबोजाइम्स हैं जो कि एक बड़ा ग्रुप है, जिसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो रिएक्शंस को कैटेलाइज तो करते हैं, लेकिन वो प्रोटीनेशियस नेचर के नहीं होते, बल्कि वो आरएनए नेचर के होते हैं, ठीक है। सो राइबोजाइम्स को छोड़कर बाकी तमाम एंजाइम्स आपके प्रोटीनेशियस नेचर के हैं, ये तो हमने कह दिया। अब हम किसी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, तो बच्चों इसके लिए हम लोग वही टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो कि हम लोगों ने प्रोटीन्स के डिटेक्शन के लिए परफॉर्म किया था। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रोटीन्स के डिटेक्शन के लिए बायोयूरेट टेस्ट परफॉर्म किया था। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बायोयूरेट टेस्ट में हम लोगों ने
एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स ऐड की थी, बिल्कुल वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसीलिए इस प्रैक्टिकल को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी प्रोसीडिंग बिल्कुल एग्जैक्टली 100% मैच करेगी। इसका प्रोसीजर, इसका मटेरियल रिक्वायर्ड, इसकी ऑब्जर्वेशंस, इसके कलर चेंजेस, इसके रिजल्ट्स, ठीक है, 100% आप कह लें कि ये प्रैक्टिकल आपका बायोयूनिट टेस्ट वाले प्रैक्टिकल से मैच करता है, ठीक है। दोनों समझें एक ही प्रैक्टिकल है। वहाँ पे आप लोग डिटेक्शन कर रहे थे प्रोटीन्स की बायोयूनिट रिएजेंट के थ्रू, यहाँ पे आप लोग कंफर्म कर रहे हैं कि एंजाइम्स और प्रोटीन्स, ठीक है। सो वही काम होगा। आप लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कोई भी एंजाइम सोल्यूशन डालेंगे। एंजाइम सोल्यूशन आप लोग डिफरेंट तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बने बनाए पेप्सिन सोल्यूशन आप लोग ले सकते हैं। सलाइवा के थ्रू आप लोग सलाइवरी अमाइलेज का सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सलाइवा अपना ऐड करें तो उसमें भी एंजाइम्स काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं। देन आप लोग डिफरेंट एंजाइम्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग एंजाइम सोल्यूशन डालेंगे, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग बायोयूनिट रिएजेंट डालेंगे। अगर आप लोगों की टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो जाता है और वॉयलेट या पर्पल कलर आ जाता है, सो इसका मतलब है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन्स ही आपके बायोयूनिट रिएजेंट के साथ वॉयलेट या पर्पल कलर देती हैं, ठीक है। सो ये है आप लोगों का छोटा सा प्रैक्टिकल, जो कि एग्जैक्टली मैच करेगा, एग्जैक्टली 100% ये प्रैक्टिकल आपका डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स बाय बायोयूनिट रिएजेंट के साथ मैच करता है। जी, next practical is performing amylase test on starch with boiled amylase and unboiled amylase in separate test tubes and confirmation through iodine test. बच्चों दिस प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका पूरा मॉडल पेपर इसी एक प्रैक्टिकल में से बनाया गया। मॉडल पेपर कभी भी किसी फजूल चीज़ को सामने रख के नहीं बनाया जाता, ठीक है। मॉडल पेपर में जो चीज़ें ली जाती हैं, जो क्वेश्चन लिए जाते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड करने वाला भी है। सो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे साथ समझना है। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें। सबसे पहले अमाइलेज, अमाइलेज क्या है आपको कुछ आइडिया है? अमाइलेज बच्चों एक एंजाइम है, ठीक है। अमाइलेज क्या है अगर आपको नहीं पता तो अच्छे से माइंड में बिठा लें। अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम स्टार्चेस को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है बच्चों। अमाइलेज क्या है? अमाइलेज इज़ एन एंजाइम एंड दिस एंजाइम कन्वर्ट स्टार्चेस इनटू ग्लूकोज। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को हजम करता है और कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट चीज़ स्टार्चेस क्या है? सो स्टार्चेस आप लोगों के पास पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। और स्टार्चेस जो है देयर आर ऑफ टू टाइप्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है उनमें आपके पास ग्लूकोज के तमाम यूनिट्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के थ्रू जुड़े होते हैं, और जो आपका अमाइलोपेक्टिन है जो कि ब्रांच्ड है, उसमें आपके पास अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्टार्च। सो सबसे पहले अमाइलेज क्या है बच्चों? अमाइलेज इज एन एंजाइम विच इज़ इन्वॉल्व इन स्टार्च डाइजेशन एंड इट कन्वर्ट्स स्टार्चेस इनटू ग्लूकोज। देन व्हाट आर स्टार्चेस, इसको हमने डिस्कस कर लिया। फिर आप लोगों ने ये चीज़ अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखनी है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है, और एक हद से ज़्यादा जब हम तजावुज़ कर जाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी फाउंडेशन बनाएं अपने माइंड में ताकि ये प्रैक्टिकल हम लोग क्लियर कर सकें। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव हैं। एंजाइम्स कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक ख़ास हद से जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। डीनेचुरेशन हो जाती है, आपका एंजाइम टूट फूट का शिकार हो जाता है और काम करने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। जिसे हम कहते हैं कि एंजाइम डीनेचुरेशन हो गई है। सो ये तमाम चीज़ें अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लियर कर ली हैं तो अब हम प्रैक्टिकल को डिस्कस कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है कि स्टार्चेस ऑलवेज गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें आपने स्टार्च डाला और उसके अंदर आप लोगों ने आयोडीन डाला, सो आयोडीन के साथ स्टार्चेस ब्लू कलर देती हैं, ठीक है। अब हम लोग इस डायग्राम को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे देखें, हम लोगों ने क्या किया, हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले ली, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने कितनी टेस्ट ट्यूब्स ली हैं? 3 टेस्ट ट्यूब्स हमने ले ली हैं। सबसे पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 2 ml स्टार्च सोल्यूशन डाला, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हमने 2 ml स्टार्च सोल्यूशन डाला,
और तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम लोगों ने 2 ml स्टार्च सोल्यूशन डाला। स्टार्च सोल्यूशन आप लोग कैसे बना सकते हैं? आप लोग सिंपली चावलों के पानी से स्टार्च सोल्यूशन बना सकते हैं। आप लोग आलू को काट के उसका स्टार्च सोल्यूशन बना सकते हैं। डिफरेंट तरीके से इवन बने बनाए स्टार्चेस भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो स्टार्च सोल्यूशन आप लोगों ने लिया। फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन इज़ मोर रिकमेंडेबल। बनाया आप लोगों ने स्टार्च सोल्यूशन और उसके 2 ml आपने ड्रॉपर से मेजर किए और आपने तीनों टेस्ट ट्यूब में 2-2 ml स्टार्च सोल्यूशन डाल दिया। अब ज़रा गौर कीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने स्टार्च सोल्यूशन के डालने के बाद आपने जो अमाइलेज एंजाइम डाला वो अनबॉइल्ड है, ठीक है। पहली टेस्ट ट्यूब में आपने अमाइलेज एंजाइम जो डाला वो अनबॉइल्ड है। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपने अमाइलेज डाला, जो एंजाइम डाला वो बॉइल्ड है। और तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कोई अमाइलेज नहीं डाला, आपने सिंपल पानी डाल दिया, ठीक है। अब पहली टेस्ट ट्यूब की तरफ दोबारा आ जाएं। हमने कहा था कि अमाइलेज का क्या काम है? अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है किस में? ग्लूकोज में। सो पहली टेस्ट ट्यूब में आपने क्योंकि अमाइलेज को बॉयल नहीं किया, आपने अमाइलेज एंजाइम को हीट नहीं किया। क्योंकि हमने अमाइलेज एंजाइम को हीट नहीं किया, इसलिए हमारा अमाइलेज एंजाइम एक्टिव हालत में है, काम करने की सलाहियत उसमें मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होगा? अमाइलेज एंजाइम काम करेगा और स्टार्चेस को कन्वर्ट कर देगा किस में? ग्लूकोज में। जब आपकी टेस्ट ट्यूब में सारे स्टार्चेस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, सो डेफिनेटली जब आप इस टेस्ट ट्यूब में आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन के साथ ब्लू कलर कौन देता था? स्टार्चेस। अब यहाँ पे तो स्टार्चेस प्रेजेंट नहीं है, अमाइलेज ने स्टार्चेस को कन्वर्ट कर दिया है किस में? ग्लूकोज में। सो इसलिए इस टेस्ट ट्यूब में आपका कोई ब्लू कलर नहीं आएगा। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया? आपने वहाँ पे 2 ml स्टार्च सोल्यूशन डाला, लेकिन वहाँ पे जो आपने एंजाइम डाला, जो अमाइलेज एंजाइम डाला वो बॉइल्ड है। उसको आपने बहुत ज़्यादा हीट किया हुआ है, ठीक है। अब ये बॉइल्ड अमाइलेज काम करने के काबिल नहीं है, ठीक है। आप समझें कि ये डीनेचर हो चुका है, ये तबाह बर्बाद हो चुका है। इसकी एबिलिटी नहीं है कि अब ये स्टार्चेस को कन्वर्ट कर सके ग्लूकोज में, ठीक है। इसलिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्चेस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगे और स्टार्च के ही हालत में मौजूद रहेंगे। जब आपके स्टार्चेस इंटैक्ट मौजूद रहेंगे, अपनी असली हालत में मौजूद रहेंगे, तो जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब में आयोडीन डालेंगे तो स्टार्चेस गिव ब्लू कलर विद आयोडीन, ठीक है। सो आपकी टेस्ट ट्यूब में कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लू। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या है? थर्ड टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने 2 ml स्टार्च सोल्यूशन डाला हुआ है और वहाँ पे आपने कोई अमाइलेज सिरे से डाला ही नहीं है, ठीक है। आपने वहाँ पे एंजाइम डाला ही नहीं है जो कि स्टार्चेस को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। सो वहाँ पे आपने सिंपल पानी डाला हुआ है। पानी स्टार्चेस को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो पानी क्या करेगा? पानी स्टार्चेस को डाइजेस्ट नहीं करेगा, इसलिए स्टार्च आपका अपनी असली हालत में मौजूद रहेगा। जब आपके स्टार्चेस असली हालत में मौजूद रहेंगे, सो जैसे ही आप लोग इस टेस्ट ट्यूब में आयोडीन डालेंगे, सो आपके पास कलर आ जाएगा ब्लू कलर, ठीक है। सो इस तरह से इस टेस्ट के थ्रू आप लोगों को क्या पता चला? आपको ये पता चला कि एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। Enzymes work best at their particular temperatures, which are known as optimum temperature. And when we increase the temperature beyond the optimum temperature, our enzyme can get denatured. ठीक है, हमारा एंजाइम तबाह बर्बाद हो सकता है और काम करने की सलाहियत उसमें से ख़त्म हो सकती है। सो ये है आप लोगों का बहुत ही सा प्रैक्टिकल। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्विकली हम इसके प्रोसीजर को पास करेंगे। आई होप कि आप लोग इरिटेट नहीं होंगे जल्दी जल्दी पास करने से। मैं सिर्फ इन चीज़ों को दोबारा इसलिए नहीं रीड कर रही क्योंकि 11 प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हैं, सो वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वरना तो आप लोग जानते हैं कि टिपिकल यूट्यूबर्स वीडियो को बहुत एक्सट्रैक्ट ड्रैग करते हैं। सो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए मैंने इसको क्विकली पास किया है, आप लोग इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग डायग्राम्स को बाय द वे अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आई होप कि आपको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये डायग्राम्स बहुत अच्छी प्रिपेयर की गई हैं जी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ द लीफ पिगमेंट्स एंड देयर सेपरेशन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो बच्चों, इस प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करने लगे हैं? हम लीफ पिगमेंट्स को निकालने लगे हैं, एक्सट्रैक्ट करने लगे हैं। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है निकालना, ठीक है। एंड देयर सेपरेशन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है।
आपके फर्स्ट चैप्टर में क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक दिया गया है, सो उसको आप लोगों ने थोड़ा सा रीड कर लेना है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्यों परफॉर्म की जाती है, किस तरह से हम इसमें से डिफरेंट मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है और पिगमेंट्स क्या होती हैं। सो पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट्स आर द कलर्ड बॉडीज़। लीफ के पिगमेंट्स की अगर बात की जाए तो बच्चों, लीफ के अंदर जो आपके पत्ते होते हैं दरख्तों के, उनके अंदर बहुत सी पिगमेंट्स पाई जाती हैं, ठीक है। जिनमें से मोस्ट वेल नोन कौन सी हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। सो ये चार आप लोगों की पिगमेंट्स हैं। अब आपने समझना क्या है बच्चों, आप लोगों ने क्या किया, आपने सबसे पहले लीफ ले लिया, ठीक है। हम यहीं पे इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सो इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से देखें, आई होप कि ये आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी। एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट्स बाय क्रोमेटोग्राफी, बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिया, आप लोगों ने लीफ ले लिया, ठीक है, ग्रीन लीफ ले लिया। आपने कोई मुरझाया हुआ पत्ता नहीं लेना, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी पिगमेंट्स वगैरह जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हों। सो प्रॉपर ग्रीन लीव्स आप लोगों ने लिए और लीफ को आपने ग्राइंड कर लिया, ठीक है बच्चों। क्या किया आप लोगों ने लीफ लिए और आप लोगों ने लीव्स लिए और उनको अपने पेसल एंड मोटर में उनको ग्राइंड कर लिया, ठीक है। पेसल एंड मोटर क्या है, बिल्कुल जैसे आप लोगों के घरों में लंगरी होती है, ठीक है, जिसमें आप लोग चटनी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है। तो आपने कुछ लंगरी तरह का ही, अब ये आप लोगों ने डोमेस्टिक ऑब्वियसली नहीं यूज़ करनी, आप लोगों की लैब्स में पेसल एंड मोटर पड़ी हुई होती है, ठीक है, वाइट कलर की आपकी अवेलेबल होती है। सो उसमें आप लोगों ने इन लीव्स को ग्राइंड कर देना, ठीक है। लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में आपने काटना है और उसकी आपने चटनी बना लेनी है, ठीक है। सो ये हो गया ग्राउंड लीव्स, यानी कि आप लोगों ने लीव्स को ग्राइंड कर दिया। और जो आप लोगों ने पेसल एंड मोटर में आप लोगों ने लीव्स को ग्राइंड किया है, उसी के अंदर, उसी ग्राउंड लीव्स के अंदर आप लोगों ने क्या डाल देना है, आप लोगों ने थोड़ा सा एसीटोन डाल देना है। आई होप कि आप लोग पिक कर रहे होंगे बच्चों। आप लोगों ने लीव्स लेने हैं, लीव्स को ग्राइंड करना है, पेसल एंड मोटर में उनकी चटनी बनानी है। चटनी बनाने में हमेशा जैसे आप लोग पानी ऐड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आप लोगों ने एसीटोन ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी, एसीटोन क्यों ऐड किया, पानी क्यों नहीं ऐड किया। पिगमेंट्स, जो लीफ की जो पिगमेंट्स हैं, दे आर ऑर्गेनिक, दे आर नॉन पोलर, ठीक है। लीफ के अंदर जो पिगमेंट्स हैं बच्चों, जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, ये सारी होती हैं नॉन पोलर। ये सारी आपके पास ऑर्गेनिक नेचर की हैं, ठीक है। पानी अगर डालेंगे तो वो पानी में हल नहीं होंगी, इसलिए आप लोगों ने नॉन पोलर चीज़ों के लिए हमेशा नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। सो क्योंकि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल आपकी नॉन पोलर हैं, आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसीलिए आप लोगों ने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल किया। आप लोगों ने एसीटोन इस्तेमाल किया और एसीटोन डाला ताकि प्रॉपरली उसमें से, उन लीव्स में से पिगमेंट्स निकल के एसीटोन में आ जाएं। फिर आपने क्या किया, आपने ये जो सोल्यूशन बनाया हुआ था, ये जो चटनी आपने बना ली थी जिसमें आपके लीव्स हैं और आपका एसीटोन है, इसको आपने फ़िल्टर से पास किया, ठीक है। अब फ़िल्टर में आपको पता है कि बड़ी चीज़ें पीछे रह जाती हैं और जो छोटे छोटे जो लिक्विड फॉर्म होती है वो आपके पास फ़िल्टर में से गुजर जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपके पास क्या हुआ, जब आपने इस मिक्सचर को फ़िल्टर किया तो जो बड़े बड़े लीफ के चंक्स रह गए थे वो आपके ऊपर बच गए और जो आपका सोल्यूशन था प्रॉपर, जो बिल्कुल प्योर चटनी बन गई थी, वो आप लोगों के पास नीचे आ गई। अब आप लोगों ने क्या किया, उसको आपने एक टेस्ट ट्यूब में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद आप लोग गए, आप लोगों ने एक फ़िल्टर पेपर उठाया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इस डायग्राम में वाइट कलर का फ़िल्टर पेपर नज़र आ रहा है बच्चों। ये बिल्कुल जिस तरह से एक पेज होता है, बिल्कुल उसी तरह से फ़िल्टर पेपर होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर पे आपने क्या किया, आपने नीचे से जो फ़िल्टर पेपर है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ से, ठीक है, नीचे से आपने तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस छोड़कर एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। आपका जो फ़िल्टर पेपर है, एक पर्टिकुलर लेंथ का आपने फ़िल्टर पेपर लिया और उसमें नीचे से आप लोगों ने तकरीबन 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़कर एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की। और ब्लैक लाइन ड्रॉ करने के बाद वहाँ पे आपने अपने ड्रॉपर से जो आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो चटनी बनाई थी, जो लीव्स बनाए थे, ठीक है, जो लीव्स को ग्राइंड किया था, जिसमें एसीटोन डाला था, उसका एक ड्रॉप आप लोगों ने यहाँ पे इस फ़िल्टर पेपर पे डाल दिया, ठीक है। फ़िल्टर पेपर्स आर जस्ट लाइक पेपर्स। अगर आप लोगों के पास एक पेपर है तो जब भी आप उसमें पानी डालते हैं, पानी जज़ब हो जाता है ना। अगर आप लोग उस पर इंक गिराते हैं तो इंक जज़ब हो जाती है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो आपका पेपर क्रोमेटोग्राम है, यहाँ पे आपका जब आप ये ड्रॉप डालेंगे सो ये आपके अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब्जॉर्ब हो गया, ये जो आप लोगों का ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वो जो लीफ हम लोगों ने ग्राइंड किए थे, ये उनका ड्रॉप है, ठीक है।
फिर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक जार लिया और जार के अंदर आपका क्या है, सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट आप लोग कैसा लेंगे, सॉल्वेंट भी आप लोग ऑर्गेनिक नेचर का लेंगे। आप लोग यहाँ पे पानी को एज अ सॉल्वेंट नहीं ले सकते। पानी नो डाउट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन इस प्रोसीजर के लिए आप लोग पानी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पानी के लिए इन पिगमेंट्स की बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं है, ठीक है। ये जो आप लोगों ने ग्रीन कलर का डॉट लगाया है बच्चों, इसके अंदर आपकी पिगमेंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स मौजूद हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल। ये सारी पिगमेंट्स इस ग्रीन डॉट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और ये तमाम प्रोटीन्स क्या हैं, ये नॉन पोलर हैं, ये ऑर्गेनिक है, ये पानी के लिए कोई कशिश शो नहीं करेंगी, ठीक है। सो इसलिए आप लोगों ने सॉल्वेंट ले लिया कोई सा भी नॉन पोलर, और उस सॉल्वेंट जार के अंदर आप अपना ये वाला फ़िल्टर पेपर उठा के डाल देंगे। समझ रहे हो बच्चों, उस जार के अंदर आपका सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के साथ आपने इस क्रोमेटोग्राम को, इस पेपर को आपने वहाँ पे हैंग कर देना है। इस तरह से हैंग करना है कि ये पेपर प्रॉपरली उसके अंदर डिप ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, लाइन थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी उसमें सबमर्ज्ड हो, ठीक है। प्रॉपरली ऐसा नहीं करना कि पूरे फ़िल्टर पेपर को उठा के उसमें डाल दें। तो थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छे से उसको हैंग करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, जार को सील कर देना है। सील किस लिए करना है, क्योंकि जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो उड़ जाते हैं जल्दी, ठीक है। ये एसीटोन वगैरह जो होते हैं, नेल पॉलिश में एसीटोन पाया जाता है। लड़कियों को पता है कि नेल पॉलिश रिमूवर कितना जल्दी उड़ जाता है, ठीक है। अगर आप लोग नेल पॉलिश रिमूवर्स को प्रॉपर्ली बंद ना करें तो वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्योंकि आप लोग एसीटोन या इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि उनकी एवेपोरेशन बहुत तेज़ होती है, ठीक है। वो बहुत तेज़ी से एवेपोरेट करते हैं। सो इसलिए आप लोगों ने इस जार को सील कर देना है ताकि आपका जो सॉल्वेंट है वो ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। 30 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको अलाउ करना है और 30 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे तो आपका क्रोमेटोग्राम पे डिफरेंट कलर्स सेपरेट हो चुके होंगे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड पे आप लोगों को जो फ़िल्टर पेपर नज़र आ रहा है उस पर आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कलर्स सेपरेट हो गए हैं, ये बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट पिगमेंट्स सेपरेट हो गए हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, सॉल्वेंट भी मूव कर रहा है और सॉल्वेंट के साथ साथ फॉर एग्जांपल आपके सॉल्वेंट ऊपर की तरफ फ़िल्टर पेपर में मूव करेगा और उसके साथ साथ आपके पिगमेंट्स भी मूव करेंगे। जिस पिगमेंट की जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी सॉल्वेंट के लिए, वो उतना दूर तक सॉल्वेंट के साथ जाएगी, ठीक है। और जिसकी एफिनिटी जितनी कम होगी वो उतना कम सॉल्वेंट के साथ जाएगी। सो इसमें आपके पास क्या होगा, अब आप लोग इस क्रोमेटोग्राम को जो आपने रेडी कर लिया है, आप इसको ऑलरेडी किसी भी बने बनाए क्रोमेटोग्राम के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो कि आपके टीचर्स ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, या आप लोग गूगल से कोई भी क्रोमेटोग्राम जो कि बिल्कुल रेडी है उसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर बता दिया जाएगा कि ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी है, ये कैरोटीन है, ये ज़ेंथोफिल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग उसी के अकॉर्डिंग इनको लेबल कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंट कलर्स जो आपके पास सेपरेट हुए होंगे उनको आप इसी बेसिस पे लेबल कर लेंगे, उनके साथ कंपेयर करते हुए, अपने लिटरेचर के साथ कंपेयर करते हुए, जो आपके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है उसके साथ आप लोग इसको कंपेयर करेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी पिगमेंट कहाँ तक आप लोगों की मूव कर गई है। सो ये है आप लोगों का पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन डेफिनेटली ये थोड़ी सी परफॉर्म करने वाली चीज़ है। सो मे बी कुछ छोटी मोटी कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में रह गई हों। सो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्विकली पास करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है अबाउट रिटेंशन फैक्टर, यस। जी बच्चों, ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है। कैलकुलेट द RF रिटेंशन फैक्टर वैल्यूज़, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि जो आपका क्रोमेटोग्राम रेडी हुआ है, ठीक है, जो फ़िल्टर पेपर आपका एंड पे रेडी होता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम। उसे आप लोगों ने कंपेयर करना होता है अपने लिटरेचर के थ्रू। लिटरेचर किसे कहते हैं, गूगल पे आपके पास ऑलरेडी हज़ारों लाखों करोड़ों क्रोमेटोग्राम्स बन चुके हैं, ठीक है। बहुत से लोग आज तक क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर चुके हैं। सो उनके क्रोमेटोग्राम के साथ आपने अपने क्रोमेटोग्राम को कंपेयर करना है और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कौन सी पिगमेंट कौन सी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू, RF वैल्यूज़, ठीक है।
अब RF वैल्यूज़ क्या हैं, ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप हर पिगमेंट की RF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए है, उसकी RF वैल्यू, क्लोरोफिल बी की, कैरोटीन्स की, जेंथोफिल्स की, चारों की आप लोग अलग अलग जो रिटेंशन फैक्टर वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। रिटेंशन फैक्टर वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं? बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पिगमेंट बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है। आपने देखना है कि आपकी कोई पर्टिकुलर पिगमेंट क्रोमेटोग्राम पे कितना ऊपर तक गई है और आपका सॉल्वेंट कितना ऊपर तक गया है, और उन दोनों को आप लोगों ने डिवाइड कर देना, ठीक है। सपोज़ करें कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लोरोफिल ए है, ठीक है। क्लोरोफिल ए हम लोग कहते हैं कि हमारी जो है वो गई है फॉर एग्जांपल ऊपर 2 सेंटीमीटर तक गई है, ठीक है। वैसे मैं हाइपोथेटिकल आप लोगों को बता रही हूँ रीडिंग्स, कि अगर आपके पास क्लोरोफिल ए है और हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ए जो है वो 2 सेंटीमीटर तक ऊपर मूव कर गई है, और जो आप लोगों का क्या है, आप लोगों का सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आप लोगों का सपोज़ 4 सेंटीमीटर तक गया है, ठीक है। सो आप 2 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5, ठीक है। अब ये 0.5 क्या है, ये आप लोगों के पास रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू है। ये जो रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू आई है, आप अपनी पिगमेंट के रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर आप लोग जाके देखेंगे क्लोरोफिल ए की रिटेंशन फैक्टर की वैल्यूज़ क्या आती हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों की रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू सपोज़ एक्स आई है, तो आप लोग जाके देखेंगे कि गूगल में देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, आप लोग लिटरेचर में देखेंगे कि एक्स रिटेंशन फैक्टर किसकी वैल्यू है, ठीक है। सो उस तरह आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारी ये वाली पिगमेंट है। सो इस तरह से आप लोगों का क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म हो जाता है। अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं बच्चों, तो थोड़ी सी अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो इतना परेशान होने की बात नहीं है, इतने डिटेल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकल्स आप बहुत ज़्यादा आसान हो चुके हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस वो आप लोगों से पूछते हैं। तो जितनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की इस प्रैक्टिकल को सुनने से हो गई है वो आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। सो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज कोरिलेटिंग द लब ड साउंड्स ऑफ द क्लोजिंग ऑफ हार्ट वेल्व्स विद द मॉनिटरिंग ऑफ द हार्ट बीट। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल जो है, इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट बीट जो नॉर्मल है, ठीक है। जब आप कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, जो नॉर्मल आप लोग बैठे हुए हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन की 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती हैं? अराउंड 70 to 72, ठीक है। ये डिजिट आपको याद होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान, जो एक हेल्दी इंसान है, ठीक है, वो जब बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो उसकी हार्ट बीट 1 मिनट में तकरीबन 70 से 72 के दरमियान में होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगों को हार्ट के वाल्व्स का नाम याद होना चाहिए। हार्ट में आपके कितने वाल्व्स हैं? आपके 4 चैम्बर्स हैं और 4 ही आप लोगों के मेन वाल्व्स हैं, ठीक है। 2 आप लोगों के एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं और 2 आप लोगों के सेमील्यूनर वाल्व्स हैं। अगर आप लोगों को ये इतना क्विकली रिमाइंड नहीं हो रहा, तो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप लोगों ने इनको बुक से अच्छे से रीड करके जाना है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों के हार्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखना है। हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट साइड्स पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और आप लोगों के 4 जो हैं वो मेन वाल्व्स हैं। 2 आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, जिनमें कौन कौन से वाल्व्स आ जाते हैं? बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। और 2 आपके सेमी ल्यूनर वाल्व्स हैं, ठीक है, जिनकी चांद की तरह की शक्ल होती है, इसीलिए आप उन्हें सेमी ल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। और उनका नाम क्या है? एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व एंड पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। अब होता क्या है कि ये जो वाल्व्स हैं ये ओपन होते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि वाल्व का मेन काम क्या है? दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाना होता है तो वाल्व के थ्रू जाता है, ठीक है। वाल्व एक्ट्स एज अ पैसेज, एक दरवाजे का काम करते हैं। सो अगर आप लोगों के राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाना है किसी भी फॉर एग्जांपल ब्लड ने, तो वो आपके वाल्व से जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोगों के लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड ने जाना है, तो वो भी वाल्व के थ्रू जाएगा, ठीक है। सो ये हैं आपके वाल्व्स, जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एंड 2 आप लोगों के एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व्स एंड पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व्स हैं, जो कि आप लोगों के सेमील्यूनर वाल्व्स हैं, ठीक है। अब जब आप लोगों के ये एओर्टिक वाल्व्स क्लोज होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होते हैं, यानी कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज होते हैं, तो आपके पास लब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है।
वेल्व्स के बंद होने की वजह से, जब ये बंद होते हैं, देखें आप लोग दरवाज़ा जब बंद करते हैं ज़ोर से तो आप लोगों का एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। खोलने पे इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं होता जितना बंद करने पे साउंड प्रोड्यूस होता है, अगर आप ज़ोर से कर रहे हैं, ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह से जब आपके हार्ट के जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, जिनमें बाइकस्पिड, मिट्रॉल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व आ जाते हैं, जब वो क्लोज होते हैं तो आपका लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और जब आपके सेमील्यूनर वाल्व्स, जिनमें एओर्टिक सेमील्यूनर एंड पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व्स आ जाते हैं, जब वो आपके क्लोज होते हैं तो उनसे आपके पास डब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि लब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। हार्ट के जो वाल्व्स हैं, जो आपके दिल में वेल्व्स पाए जाते हैं, जब वो क्लोज होते हैं तो उनकी वजह से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज होते हैं। और डब साउंड प्रोड्यूस होता है जब आपके सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं, यानी कि आपका जो पल्मोनरी और एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व्स हैं वो जब क्लोज होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों के साथ छोटे सा स्टेथोस्कोप शेयर किया जा रहा है, ठीक है। सो स्टेथोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व द लब थंब ऑफ अ हार्ट, ठीक है। एक इंसानी हार्ट की जो बीटिंग है उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे आप लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपके पास डिवाइस शो की जा रही है, जो डॉक्टर्स की पहचान है, हमेशा डॉक्टर्स इसको अपने साथ लगाए रखते हैं। सो ये क्या है बच्चों, ये एक स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप की लेबलिंग यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी गई है, ठीक है। इसके ईयर पीसेस हैं जो कि आप लोग कानों में डालते हैं, ईयर ट्यूब्स हैं, ट्यूबिंग है, बेल है और डायाफ्राम है। सो डायाफ्राम का रीजन है जो कि आप लोग अपने दिल पे प्लेस करेंगे, और डायाफ्राम जब आप लोग अपने दिल पे प्लेस कर देंगे सो उसके बाद आप लोग उस हार्ट बीट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आप लोगों का प्रैक्टिकल। इसमें आप लोगों ने और कोई चीज़ नहीं करनी, आप लोगों को 2-3 ह्यूमंस चाहिए होंगे जिनकी लब टब को आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करके इवन अपनी रीडिंग्स को नोट भी कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी दफ़ा हार्ट बीट करता है। सो ये एक बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है, बस इसमें आपने ये याद रखना है कि जो आपकी लब डब साउंड है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है। और इस पॉइंट को मैंने बहुत ज़्यादा बार बार रीइंफोर्स किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो लब साउंड आपका दिल बार बार आपको आवाज़ फील हो रही होती है वो बेसिकली दरवाज़ों के बंद होने की वजह से फील हो रही होती है, ठीक है। दिल के दरवाजे, दिल के वाल्व्स जब बंद होते हैं तो उनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं, एंड डब साउंड प्रोड्यूस होता है जब आपके सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज मेजरिंग ब्लड प्रेशर बाय यूजिंग स्फिग्मोमैनोमीटर। सो व्हाट इज स्फिग्मोमैनोमीटर? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। सो इस प्रैक्टिकल में भी बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड एन आर्टरी, ठीक है। आपकी 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं मेन, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो इनमें से जो आर्टरीज़ होती हैं बच्चों, आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड का, जो खून का एक प्रेशर होता है, एक बहाव होता है, उसे आप लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और आर्टरीज़ के अंदर पर्टिकुलरली हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड है वो दिल ने अभी अभी बीट करके भेजा जा होता है, ठीक है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट की तरफ से आ रहा होता है और पूरी बॉडी में ट्रांसमिट किया जा रहा होता है, ठीक है। सो आर्टरीज़ के अंदर आप एक सपोज़ करें कि आपके पास छोटी सी आर्टरी है, ठीक है, बारीक सी, उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अपॉन द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी, दिस इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए आप लोग जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये आप लोगों को ब्लू कलर का जो एक नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको आप लोग कफ कहते हैं। ये वो चीज़ है जो आप लोग अपने आर्म के इर्द गिर्द रैप करते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को ये जो एक नज़र आ रही है, एक क्लॉक टाइप चीज़ नज़र आ रही है, ये आपका प्रेशर गेज है। फिर आपके पास एक इन्फ्लेशन बल्ब है, ठीक है, जो कि इन्फ्लेट करने के लिए यानी कि हवा डालने के लिए, फुलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो ये इन्फ्लेशन बल्ब है। देन आपके पास एयर रिलीजिंग वाल्व है, और ये है आपका क्या, ये है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। सो इसके थ्रू आप लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो तरीका है, चलें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे ये चीज़ें आपका ये प्रैक्टिकल, इसमें बेसिक चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछी जाती, लेकिन स्टिल आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी।
सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये डॉक्टर साहिबा हैं जिन्होंने कफ को रैप किया है अराउंड दी आर्म, ठीक है। आपका जो एल्बो का रीजन है जहाँ पे आपकी कोहनी होती है वहाँ पे कफ को स्फिग्मोमैनोमीटर के रैप किया गया है और वहाँ पे ये लोग प्लेस कर रहे हैं जो आपका स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप के डायाफ्राम को इन्होंने कफ के अंदर प्लेस किया, ठीक है। और किस पे प्लेस किया है, आपकी एक आर्टरी होती है जो कि आपके जो आपका बाजू का जोड़ है वहाँ पे पाई जाती है जिसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी। सो ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर इस डायफ्राम को प्लेस किया जाएगा और प्लेस करने के बाद जो इन्फ्लेशन बल्ब है, ठीक है, इन्फ्लेशन बल्ब आप देख सकते हैं कि उनके सेकंड हैंड में इन्फ्लेशन बल्ब है जिसको वो स्क्वीज़ कर रही हैं, ठीक है, उसको वो बार बार प्रेस कर रही हैं, दबा रही हैं अपने हाथों से और उसकी वजह से आपका जो प्रेशर गेज है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेकेंड डायग्राम में, उस पर आपका प्रेशर इंक्रीज़ करके 180 मिलीमीटर मर्करी तक चला जाएगा, ठीक है। जब आपका यहाँ तक प्रेशर 180 मिलीमीटर मर्करी तक पहुँच जाए तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता डीफ्लेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग अपना वाल्व ओपन कर देते हैं जिसकी वजह से डीफ्लेशन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे आपको कुछ साउंड्स जो हैं वो सुनाई देते हैं। पहला साउंड जब आपको सुनाई देता है तो वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, उस रीडिंग को आप लोग नोट करते हैं और वो रीडिंग आपकी सिस्टोलिक प्रेशर कहलाती है, ठीक है। और फिर जब वो साउंड आपका डिसअपियर हो जाता है तब आप लोग रीडिंग नोट करते हैं और वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर कहलाती है, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर में बच्चों हमेशा 2 रीडिंग्स ली जाती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। 120/80 इज़ द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो एक नॉर्मल इंसान है उसका बहुत स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर हम लोग बिल्कुल आइडियल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो क्या है 120/80। ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा डेविएट करता रहता है, ठीक है। सो उसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। सो ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल। आई होप कि ये आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जी, यहाँ पे आप लोग बच्चों इस चीज़ को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर एंड व्हाट इज़ डायस्टोलिक प्रेशर। सो आप लोग जानते हैं कि हमारे हार्ट में एट्रियल सिस्टोल भी होती है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी होती है और बिल्कुल इसी तरह से एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिस्टोल आपके पास तब होता है जब आपके हार्ट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तब आपके पास जो प्रेशर होता है उसे आप सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एंड डायस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब आपके चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, जब उनके अंदर खून भर रहा होता है। सो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या है ये आपने अच्छे से माइंड में रखना है, 120/80। जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेकंड लास्ट प्रैक्टिकल तक पहुंच चुके हैं और वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है लेकिन स्टिल डेफिनेटली 11 प्रैक्टिकल्स हैं तो थोड़ी सी तो वीडियो लेंथी हो ही जाती है। जी, सो ये प्रैक्टिकल है बच्चों जिसमें आपने यूज़ ऑफ ग्रेटिक्यूल एंड माइक्रोमीटर टू स्टडी स्टोमेटा एंड सेल्स, ठीक है। इस प्रैक्टिकल में आप लोगों ने क्या करना है, अपने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए, माइक्रोमीटर्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करना है और उनके सेल्स को मेजर करना है। देखिए आप लोगों को पता है कि माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोस्टली जो आपके पास सेल्स होते हैं या जो बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आती, आप उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करते हैं और माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करने से उन चीज़ों का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये भी कहा जाए कि आप इसका एक्चुअल साइज़ जो है वो कैलकुलेट करके दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पास पैरामीशियम है या एमीबा है या स्टोमेटा है, आपने इनका मुझे एग्जैक्ट साइज़ बताना है कि इनका क्या साइज़ है। सो उसके लिए आप लोग माइक्रोमीट्री परफॉर्म करते हैं, ठीक है। माइक्रोमीट्री का क्या मतलब है कि आप माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ का एग्जैक्ट जब साइज़ कैलकुलेट करते हैं, किसी बैक्टीरिया का एग्जैक्ट साइज़ बताते हैं कि ये बैक्टीरिया इतने माइक्रोमीटर है, इसका साइज़ इतना माइक्रोमीटर है, पैरामीशियम का साइज़ इतने माइक्रोमीटर है। सो ये चीज़ कहलाती है माइक्रोमीट्री। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये आपके पास माइक्रोस्कोप का स्टेज है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप के स्टेज पे आप लोगों ने एक ग्लास स्लाइड रखी हुई है और उसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल एक छोटा सा अनियन का जो एक पीस है, ठीक है, या किसी भी लीफ का, ठीक है, सपोज आपके पास कोई लीफ है, उसका छोटा सा पीस आप लोगों ने कट करके इस ग्लास स्लाइड पे प्लेस कर दिया और उसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर आप लोग कुछ स्टेन्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे स्टेन अप्लाई कर सकते हैं, आयोडीन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्चेस जो हैं वो आयोडीन के लिए काफ़ी एफिनिटी शो करते हैं। सो यहाँ पे आप लोग कुछ ड्रॉप्स आयोडीन के डालेंगे और इसको कवर स्लिप से, ये आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर आप लोगों ने छोटा सा एक पीस डाला हुआ है, ठीक है, ग्रीनिश कलर का, और उसके ऊपर आपने एक और ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। सो वो है कवर स्लिप। सो इसको आप लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे।
माइक्रोस्कोप के ये जो लेंस हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ठीक है। सो इसके थ्रू आप लोग माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे और आपके आई पीस में ये चीज़ मैग्नीफाई हो जाएगी और वहाँ पे आप इसका साइज़ भी प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली टाइम इज़ शॉर्ट, सो हम लोग इसको क्विकली गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, यहाँ पे 2 स्केल्स होते हैं, 2 पैमाने होते हैं जो कि बेसिकली चीज़ के साइज़ को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल करते हैं। एक है आपके पास आई पीस स्केल और दूसरा है आपका स्टेज माइक्रोमीटर। सो जो आई पीस स्केल है, ठीक है, वो बेसिकली 0 से 100 के दरमियान है, लेकिन वो एक आर्बिट्रेरी स्केल है। उस स्केल में आपकी कोई पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है, ठीक है, यानी कि आप उनके प्रॉपर कोई यूनिट्स नहीं हैं। जो आई पीस स्केल है 0 से 100 तक, ये आर्बिट्रेरी स्केल है, ये फर्जी स्केल है, इसमें कोई प्रॉपर यूनिट्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मिलीमीटर में है, ये माइक्रोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है, ठीक है। तो ऐसे स्केल को फर्जी स्केल या आर्बिट्रेरी स्केल कहा जाता है। जो आपका स्टेज पे, जो स्टेज वाली जगह है माइक्रोस्कोप की, वहाँ पे जो आपके पास माइक्रोमीटर है वो फर्जी माइक्रोमीटर नहीं है, वो हमेशा मिलीमीटर में होता है, ठीक है, और वो नॉर्मली 0 से 0.2 मिलीमीटर के दरमियान होता है। सो बच्चों, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर कर रही होगी कि आपके पास डिफरेंट स्केल्स लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा स्केल देती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि आप मेजर करें इस चीज़ का साइज़, आप किसी भी नीडल का साइज़ मेजर करें, ठीक है। तो अगर आपको एक सुई दे दी जाती है और आपको एक स्केल भी दे दिया जाता है तो आप लोग इजीली उसका साइज़ मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से माइक्रोस्कोप में आपके ये स्केल्स हैं, एक आई पीस स्केल है और एक स्टेज माइक्रोमीटर है, यानी कि स्टेज स्केल है। दोनों की कैलिब्रेशन के थ्रू आप लोग किसी भी चीज़ का साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कैलकुलेशन क्या कहलाती है, ये माइक्रोमीट्री कहलाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा जानना, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास माइक्रोस्कोप है और इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल कर दिया गया है। सबसे ऊपर आपके पास आई पीस है, देन आप लोग देख सकते हैं कि आपके 3 लेंसेज हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव लेंस कह रहे हैं। स्टेज आपकी वो जगह है जहाँ पे आप लोग स्लाइड को प्लेस करते हैं। देन आपका मिरर है, ठीक है, जो कि आपकी चीज़ों को मैग्नीफाई कर रहा है और वहाँ पे लाइट डाल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली लाइट होगी तो आप लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रोस्कोप की बेस और आर्म आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से करके माइक्रोस्कोपी के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे प्लेस करना है और उनके साइजेस को कैलकुलेट करना है। सो वीडियो क्योंकि काफ़ी लेंथी हो चुकी है, सो मैं इस चीज़ को क्विकली पास करूँगी। आप लोग इसको इजीली रीड कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल में एज सच और कुछ भी नहीं है। सिंपल आप लोग इस प्रैक्टिकल के थ्रू डिफरेंट चीज़ों के साइजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ अ स्केल, ठीक है। पैमाना हमेशा चीज़ों की साइज़ को ही मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, इस तरह से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे। ये भी आई डोंट थिंक सो कि कल के प्रैक्टिकल में सॉरी जो आपका प्रैक्टिकल आने वाला है उसमें वो इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों ने कोई नोटबुक्स नहीं बनाई, कोई वो चीज़ नहीं है। सो इतना जो है वो इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोगों से ऊपर ऊपर की बारीक जो है वो सुपरफिशियल चीज़ें ही पूछे जाएंगी, बहुत ज़्यादा बारीकी में वो लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। स्टिल ये कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर की गई हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस तरह से स्केल्स के थ्रू जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया है, कोई पैरामीशियम है, कोई एमीबा है, किसी का साइज़ आप लोग देखना चाह रहे हैं तो वो इन स्केल्स की आई पीस और स्टेज माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन के थ्रू आप लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द लास्ट प्रैक्टिकल, so last practical is preparation and examination of slides of animal and plant cells using differential staining। सो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग डिफरेंशियल स्टेनिंग पढ़ चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि स्टेन्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा विजिबल हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, बाय द वे ये आपके पास एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगी। डिफरेंशियल स्टेनिंग बेसिकली क्यों की जाती है, क्योंकि आप लोग माइक्रोस्कोप में मोस्टली जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट चीज़ें आप लोगों को उतनी अच्छी नज़र नहीं आती जितनी कलर्ड चीज़ें नज़र आती हैं। इसमें हमेशा मैं बच्चों को यही एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट है तो वो आपको दूर से उतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके पास रेड शीट है किसी वॉल पे लगी हुई तो बहुत अच्छी नज़र आएगी, ठीक है। सो इसलिए स्टेन्स डाले जाते हैं, कलर्स डाले जाते हैं ताकि आपके पास चीज़ें अच्छे से विजिबल हो जाएं। सो यहाँ पे आप लोग डिफरेंशियल स्टेनिंग के थ्रू प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लांट सेल में आप लोग लेंगे
अनियन के जो एपिडर्मल सेल हैं, ठीक है, आप अनियन को कट करेंगे और वहाँ से अनियन के जो एपिडर्मस है उसका एक छोटा सा पीस लेंगे। और एनिमल सेल के केस में आप लोग ह्यूमन चीक सेल्स ले सकते हैं। ह्यूमन चीक सेल कैसे लिए जा सकते हैं, आप एक टूथपिक लेंगे और टूथपिक को अपने माउथ की जो अंदरूनी साइड है, ठीक है, आप अपना माउथ ओपन करेंगे, जो टीथ के तरफ आप लोगों की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो साइड्स हैं आपके माउथ की, वहाँ पे आप टूथपिक को थोड़ा सा जो है वो रगड़ेंगे और वहाँ पे आपके टूथपिक पे कुछ सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। और वो सेल्स क्या हैं, वो आपके चीक सेल्स हैं, जिनको आप ग्लास लाइट पे जो है वो डाल के ऑब्जर्व कर सकते हैं जी। इस तरह से आप लोग जो है वो फॉर एग्जांपल अगर प्लांट सेल के केस में बात किया जाए, प्लांट की जो अनियन एपिडर्मस सेल है उसके ऊपर आप आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। और जो आपकी ह्यूमन चीक सेल्स हैं उसके केस में आप लोग डिफरेंट स्टेन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू और सेफ्रानिन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि स्टेन्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, तो स्टेन्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप लोगों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएँ, ज़्यादा ऑब्जर्वेबल हो जाएँ, ठीक है। और फिर आप लोग इसको जो है वो कवर स्लिप्स के थ्रू कवर करेंगे और माइक्रोस्कोप में अंडर द लो एंड हाई पावर्स ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्वेशन के बाद आप लोग कुछ सेल्स देखेंगे जिनको आप लोग यहाँ पे ड्रॉ भी कर चुके हैं। इस तरह के सेल्स आप लोगों को नज़र आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अनियन एपिडर्मल सेल्स और ह्यूमन चीक सेल्स यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अनियन एपिडर्मल सेल्स आप लोग देख सकते हैं कि थोड़े से अलोंगेटेड हैं, थोड़े से रेक्टेंगुलर हैं, थोड़े से लंबूतरे हैं, ठीक है। जबकि ह्यूमन चीक सेल्स जो हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोस्टली एनिमल सेल्स जो हैं वो थोड़े से सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे भी आपके सेल्स जो हैं वो थोड़े से सर्कुलर फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। और इन सेल्स के अंदर आप लोगों को अनियन एपिडर्मल सेल्स के अंदर प्रॉपर्ली आपको सेल वॉल नज़र आएगी, वैक्यूल भी आप लोगों को नज़र आ सकता है, ठीक है। ह्यूमन चीक सेल्स के अंदर डेफिनेटली आप लोगों को कोई प्रोमिनेंट वैक्यूल्स नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। ये थे आप लोगों के प्रैक्टिकल्स जिनको हम लोगों ने कोशिश किया कि हम 1 घंटे से कम टाइम में अच्छे से कवर करें और बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित हुई होगी और आप लोगों ने बेसिक क्रक्स बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 10 प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे और वो वीडियो इंशाल्लाह इस वीडियो से काफ़ी शॉर्ट होगी क्योंकि सेकेंड पार्ट में जो आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई, सपोर्ट किया करें अच्छी चीज़ों को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।